नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एडल्ट्री को फिर से डिस्कशन में लाया गया है और पार्लियामेंट्री पैनल कह रहा है कि इसको फिर से रिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। उनका ये कहना है कि हमें शादियों की व्यवस्था को अगर बचाना है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज को अगर बचा के चलना है, तो एडल्ट्री को रिक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा ताकि एक दबाव बना रहे। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, कब ये इवॉल्व हुआ, क्या हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं और क्या हमारे पास जजमेंट्स है। आप सभी का स्वागत है, आइए देखते हैं। आपको बता दें, एडल्ट्री का मतलब होता है एक कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड समवन हु इज नॉट देयर स्पाउस। और ये कहा जाता है ब्रीच ऑफ मैरिटल फिडिलिटी एंड कैन हैव लीगल सोशल एंड रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस। चीटिंग, अगर शुद्ध अर्थ में इसको समझा जाए तो इसका मतलब चीटिंग है। और एडल्ट्री भारत में ही नहीं, हर जगह अलग अलग तरीकों से देखी जाती है। थोड़ा हिस्ट्री निकालकर हमने जब खंगालने की कोशिश की तो हमें एक ऋग्वेद का एक श्लोक मिला जिसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन होता हुआ हमें दिख रहा था कि एडल्ट्री एक पाप है, एक एविल और सिन के तौर पे वहां पे लिखा हुआ है। हालांकि हमारे भारत में लॉ के दर्जा में अगर इसको देखा जाए तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लॉर्ड मैकॉले को तो कौन नहीं जानता, और 1837 के फर्स्ट लॉ कमीशन में उन्होंने एडल्ट्री एज अ क्राइम को माना ही नहीं था। उन्होंने माना था कि मोरालिटी गलत हो सकता है या सिविल रॉन्ग हो सकता है, पर इसके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन करना या किसी के ऊपर पेनाल्टी लगाना ये थोड़ा गलत होगा। हालांकि जॉन रोमिली 1860 सेकेंड लॉ कमीशन में एडल्ट्री को क्राइम घोषित किया गया था, परंतु यहां पे चालू होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने यहां पे महिलाओं को इससे बाहर रखा था। दे केप्ट विमेन आउट ऑफ द पनिशमेंट व्यू। 1954 की बात है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यूसुफ अजीज का केस चल रहा था और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जा रही थी एक सेक्शन की। जी हां, आपको बता दें एडल्ट्री का सेक्शन 497 है आईपीसी का, और यहां पे कहा गया था कि ये बिल्कुल वैलिड है, स्टेटिंग दैट द लॉ डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेन एंड दैट द एडल्ट्री लॉ प्रोटेक्टेड द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। तो हाँ, मैरिज को बचाने के लिए, इस व्यवस्था को बचाने के लिए 457 की या 97 की वैलिडिटी ठीक ठाक देखी गई थी। सौमित्री विष्णु का एक केस आता है 1985 में, जहां पे सेक्शन 497 को बताया जाता है कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का, जो इक्वालिटी की बात करते हैं और बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेवथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1988, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 497 of the IPC was discriminatory against women and violated the Constitution of India and observed that adultery is a private matter। जी हाँ, अब एक नई धुन चालू हो गई थी और एडल्ट्री ऐसी किसी भी चीज को प्राइवेट स्फीयर में देखे जाने लगा। वैसे आपको बता दें, आर्टिकल 21 के एम्बिट में राइट टू लाइफ और डिग्निटी और प्रिवेसी, ये सारी चीज वहां पे इन चीजों को बचा के ले जाती है, और एडल्ट्री को रखा गया कि आप प्राइवेट गैलरी में बात करें, ये कोर्ट का मैटर नहीं है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2018 का, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट था। इट डिक्लेयर्ड सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक इट डाउन, होल्डिंग दैट द प्रोविजन वाज आर्केइक एंड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। ना ना, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप कुछ इसमें शायद गलत मतलब निकाल रहे हैं। 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देने का मतलब था कि अब आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते या फिर आप जेल टर्म नहीं दे सकते, परंतु 497 या फिर अडल्ट्री या फिर धोखा देना डाइवोर्स के केस में सबसे पहला कई बार पैरामीटर बनता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप देखेंगे तो इसको माना जा सकता है अ ग्राउंड फॉर सेपरेशन, अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। आपको बता दें 158 साल पुराना इस लॉ को आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का पूरी तरह से वॉयलेटिव माना गया था। और यहां पे ऐसा कोई डेटा भी नहीं था दैट अबॉलिशन ऑफ अडल्ट्री एज अ क्राइम वुड रिजल्ट इन chaos इन सेक्सुअल मोरालिटी। ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया था कि डिवोर्स बढ़ने लगेंगे अचानक से। एनी प्रोविजन ऑफ लॉ अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ विमेन इनवाइट्स द रैथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। सेक्शन 497 की कमियां हम आपको बता दें। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर से कहीं ना कहीं प्रभावित था। हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर हमारे यहां डिफाइंड नहीं होता है। इस डॉक्ट्रिन का मतलब होता है विमेन लूजेस हर आइडेंटिटी एंड लीगल राइट विद मैरिज, जो हमारे संविधान में कभी भी लागू नहीं हो सकता, अलाउ नहीं होगा। मैरिज डज नॉट मीन सीडिंग ऑटोनॉमी ऑफ वन टू अदर।
एबिलिटी टू मेक सेक्सुअल चॉइसेस एसेंशियल टू ह्यूमन लिबर्टी, और उसी लिबर्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी को देखते हुए 497 को हटा दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे जो आपको समझना चाहिए। 497 की वर्डिंग्स थी, whosoever has sexual intercourse with a person who is the wife of another man without the consent of that man। अब यहां पे समझिएगा कि ये तो साफ हमें दिखा रहा था कि जो वुमेन है, इज शी अ प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, वो बताएगा कब क्या करना है, वो एसेंट देने वाला कौन होता है। यहां पे साफ तरीके से जब ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया, और इसीलिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे जहां पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। पहला, शी इज नॉट अ प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, वो खुद का ऑटोनॉमी रखती है। और दूसरा, सिर्फ मैन ही अडल्ट्री करे ये कहीं नहीं लिखा है, विमेन भी कर सकती है, पर वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ मेल के खिलाफ ही जा सकते थे, महिला के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसीलिए इन दोनों को देखते हुए इसको हटा दिया गया था। आपको बता दें, 42nd रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जिसने कुछ हेजिटेशन के साथ बोला था कि देखिए, आपको अडल्ट्री का प्रोविजन रखना चाहिए, अभी ऐसा समय नहीं आया है कि आप इसको हटा दें। पर उन्होंने एक बात बड़ी गंभीर कही कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाओ, और इसका जो पनिशमेंट है वो 5 साल से घटा के 2 साल कर दो। मालीमठ कमेटी से आप सभी बहुत जानकारी रखते होंगे, इनके ऊपर एक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के ऊपर बेहतरीन एक रिकमेंडेशन दिया, और इन्होंने बोला कि सेक्शन 497 को अमेंड करो टू द इफेक्ट दैट इट मेक्स विमेन ऑल्सो इक्वली लायबल। जी हाँ, मतलब जो घूम फिर के बात एक यही आ रही थी कि आप इक्वालिटी लेकर आए, और अब विमेन को कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी किसी और की कतई गलती ना करें समझने की। और ये हमारा संविधान जब तक है, ये गलती होनी भी नहीं चाहिए। और इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटी जो फिलहाल एक ओपिनियन अपना दे रही थी, उसका यही कहना था कि इसको आप वापस से लेकर आए ताकि शादियां बच सके। अब इसमें कितना लॉजिक है, कितना डेटा बैक्ड है, ये देखना बाकी है। पर लेजिस्लेचर अगर ये बदल भी देता है, क्योंकि हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब बदल रहे हैं धीरे धीरे, अगर बदल भी देता है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना बाकी होगा। अगर लेजिस्लेचर ओवरराइड करता है जुडिशरी को, तो जुडिशरी के पास पूरा हक है उसको काट देने का या फिर एक नया वर्डिक्ट देने का। इंतजार रहेगा कि क्या होने वाला है, और आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन है जो इसके साथ इन्वॉल्व होता है। हम भी देखें आप कितना पढ़े हैं। आईपीसी का 497 हमने आपको बताया, आपको बताना सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसके तहत कंप्लेन की जाती है और प्रोसीजर फॉलो होता है। आपका जवाब अपेक्षित रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे। आपको बता दें, 40 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है हमारे पास, और आप जीत सकते हैं बहुत कुछ। आपके पास है जीतने को मैकबुक, स्मार्टफोन, आईपैड्स, और सबसे बड़ी बात, आप टेस्ट देंगे तो सीखेंगे ही सीखेंगे। सीएमसी कोड पर अभी एनरोल कर लीजिए। आपको रफ्तार बैच के बारे में बता दें, इसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स होगा, सीसैट होगा, सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स चलेगा। 21,000 का ये कोर्स है, प्लस 6 महीना बाकी है, तो आप ये जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड पर आपको इसमें लाभ मिल सकता है। 6 तारीख से चालू हो रहा है अगला बैच हमारा। टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो रही है 17 दिसंबर से। एक बैच 2,499 में बस आपको मिल सकता है, और इसके साथ ही 14,999 में आपको मिलेगा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम या कि QEP। EMI फैसिलिटी में सब अवेलेबल है, लाभ लीजिए और क्रैक कर इस एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद।